हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आपका ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका फॉस्फोलिपिड, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट पार्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आ चुका है हमारे चैनल पे। तो इसका दूसरा पार्ट है फॉस्फोलिपिड। तो आज हम जानेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड में कितने कंपोनेंट होते हैं उसको भी कवर करेंगे, और उसके साथ हम कवर करेंगे स्ट्रॉल को और ग्लाइकोलिपिड। ये तीन टॉपिक को हम कवर करेंगे और कुछ चीज़ें हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी जानेंगे। तो आइए चल के हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में और समझते हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में। अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उनमें दो रीजन्स देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं कि दो ग्रुप को कंटेन करके फॉस्फोलिपिड रखते हैं। जो पहला ग्रुप होता है उसको हम पोलर हेड के नाम से जानते हैं, जो कि आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करके रखता है। और जो हमारा नॉन पोलर हेड होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स के नाम से जानते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। और जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखती हैं। फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो जो फॉस्फोलिपिड होता है इनका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म से मोनोलेयर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के पास तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो फॉस्फोग्लिसराइड से बने होते हैं। इनके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड जो होते हैं ये एनिमल्स में मेनली पाए जाते हैं। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स की बात करते हैं तो ये जो होता है ये एक्चुअली बना होता है ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड से, और हम इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के नाम से भी जानते हैं, और कॉमनली ये सभी सेलुलर मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। अगर हम फॉस्फोलिपिड की कॉम्बिनेशन की बात करें या टाइप्स की बात करें तो उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका फॉस्फोग्लिसराइड, दूसरा होता है स्पिंगोसाइन बैकबोन। जब अगर हम फॉस्फोग्लिसराइड की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि तीन कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन, दूसरा होता है फॉस्फोटाइडिल सेरीन, और तीसरा है आपका फॉस्फोटाइडिल कोलाइन। नेक्स्ट हम स्पिंगोसाइन बैकबोन की बात करते हैं तो ये कंटेन करके रखता है स्पिंगोलिपिड को। अब ये जो आप देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स के टाइप, ये आपके चार्ज कंटेनिंग कह सकते हैं, कि एक तरीके का चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। आप डायग्राम के जरिए आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं दोनों ग्रुप्स को। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ऊपर के पार्ट अपर पार्ट्स, ये आपके पोलर हेड कहलाते हैं, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसे हम हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स के नाम से जानते हैं, और हम इसे नॉन पोलर टेल भी कहते हैं। और जो ये रीजन होता है ये नॉन पोलर के साथ साथ हाइड्रोफोबिक होता है, और जो ये आपका अपर रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, और हम इसे पोलर हेड भी बोलते हैं। पोलर हेड जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप को और ग्लिसरॉल ग्रुप को कंटेन करके रखता है, और जो हमारा नॉन पोलर ग्रुप होता है वो दो तरीके के फैटी एसिड से बना होता है। एक आपका होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये डबल बॉन्ड्स कंटेनिंग होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कवर करते हैं फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन की। जब हम फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन की बात करते हैं तो ये जो होता है ये आपका इनर साइटोप्लाज्मिक लीफलेट साइड देखने को मिलता है, यानी कि इनर पार्ट में देखने को मिलता है, और ये सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। कम से कम इनकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 25% फॉस्फोलिपिड जो आपका फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन है ये प्रेजेंट होता है सभी लिविंग सेल्स में। हमारा फॉस्फोलाइन होता है, इसका कॉम्बिनेशन ग्लिसरॉल एस्ट्रिफाइड होता है, साथ ही साथ दो बोल सकते कि दो फैटी एसिड्स और आपको फॉस्फोरिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो चार्ज होते हैं, और ये आपके अमीनोलिपिड से बनी होती है। और जो फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन होती है ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोटाइडिल सेरीन की। फॉस्फोटाइडिल सेरीन की बात करते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट की रोल है सेल साइकिल एंड सेल सिग्नलिंग में, जो कि एपोप्टोसिस जैसे प्रोसेस को कराने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ये इसके पास भी दो तरीके के फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एस्टर लिंकेज होते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट कार्बन का होता है वो एस्टर लिंकेज होते हैं, सेकेंड जो होते हैं ग्लिसरॉयल होते हैं, एंड सेरीन जो होती है वो अटैच होती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, जिसे हम थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। और इनके पास
इनके पास निगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ ये भी अमीनो लिपिड्स ही होते हैं, बट ये एक्चुअली आपके बैक्टीरिया में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। साथ ही ये भी आपकी इनर लिफलेट आउट साइड पे देखने को मिलते हैं और इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपोप्टोसिस प्रोसेस कराने में भी। नेक्स्ट हम फॉस्फोलिपिड कोलिन की बात करते हैं। जो फॉस्फोलिपिड कोलिन है ये आपके आउटर लिफलेट में पाया जाता था। अभी तक हमने दो चीज़ों को पढ़ा, फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन एंड फॉस्फोटाइडिल सेरीन। ये आपके इनर लिफलेट में पाए जाते थे, बट जो आपका कोलिन है फॉस्फोटाइडिल कोलिन ये आपके आउटर लिफलेट में पाया जा रहा और इनके पास भी किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये भी बैक्टीरिया में जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम स्पिंगोलिपिड की बात करते हैं। स्पिंगोलिपिड भी आपके आउटर लिफलेट में ही देखने को मिलता है और ये भी ग्लिसरॉल ग्रुप से बना रहता है और इनके पास भी कोई भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। नेक्स्ट हम दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे जो कि है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की जब भी बात करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड का जो मेन कंपोजिशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, शुगर होता है, यानी कि होल ग्लाइकोलिपिड बनाने में हेल्प करता है और ये आपके कई सारे इंजाइम्स को वर्क कराता है और ये इंजाइम जो होते हैं ये मॉलिक्यूल लिपिड मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम इनके लोकेशन की बात करते हैं, जो इनका लोकेशन होता है ये आपके यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होता है उनका एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जैसा देखने को मिलता है, यानी कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। और इनका एक एसेंशियल फीचर भी ग्लाइकोलिपिड का माना जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स बॉन्ड को बनाने में भी हेल्प करते हैं, बाउंड करके रखते हैं लिपिड मॉइटी को। साथ ही साथ अगर एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं तो जिसमें कि आपको गैंग्लियोसाइड्स देखने को मिलेंगे, ऑलिगोसाइड्स कंटेनिंग सैलिसिलिक एसिड्स, ये सभी जो होते हैं ये मॉइटी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं और गैंग्लियोसाइड्स जो होती हैं ये आपकी निगेटिव चार्ज को कंटेन करके रखती है। और हमने अभी बात किया था निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किसके पास प्रेजेंट होता है, इथेनोलामाइल कोलिन के पास होता है, या कह सकते हैं फॉस्फोटाइडिल कोलिन के फॉस्फोटाइडिल सेरीन के पास आपका नेट निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियोसाइड्स की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स में देखने को मिलती हैं और ऑल्सो कई अदर टाइप्स ऑफ सेल्स में देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि गैंग्लियोसाइड G1N1 जो कि आपके गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कवर करने वाले जो तीसरा कंपोनेंट है वो स्ट्रॉल। स्ट्रॉल की अगर बात करते हैं तो ये एक तरीके का स्टेरॉइड माना जाता है जो कि अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है या सब ग्रुप से बिलोंग करता है और ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माना जाता है। और जो स्ट्रॉल होता है ये भी एक तरीके का लिपिड्स भी कहा जाता है, यानी कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज टाइप ऑफ लिपिड्स, और ये नेचुरली प्लांट एनिमल एंड फंगाइज में प्रेजेंट होते हैं। अगर मोस्ट फैमिलियर टाइप्स ऑफ एनिमल की बात किया जाए तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी एक तरीके का क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। साथ ही साथ ये कई सारे वाइटल एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस को कराने में हेल्प करता है, विटामिन्स को सोल्यूबल्स बनाने में एंड प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह भी ये वर्क करते हैं। और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में भी इनका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्टेरॉइड्स का। अगर हम टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स की बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। अगर हम पहले टाइप की बात करते हैं तो इसे हम जियोस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं जो कि एनिमल में पाया जाता है, और एनिमल में जो स्टेरॉल पाया जाता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है फाइटोस्टेरॉइड, ये प्लांट में देखने को मिलता है और इनके कई सारे वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपका कंपेस्ट्रॉल हो गया, स्टिगोस्ट्रॉल हो गया, स्टिग्मोस्ट्रॉल हो गया। नेक्स्ट आपका जो थर्ड वन है वो है एर्गोस्ट्रॉल। एर्गोस्ट्रॉल जो होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है फंगाई के सेल मेम्ब्रेन में। और प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं, प्रोकैरियोट की केस में तो जो स्ट्रॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल फॉस्फोलिपिड्स ही होती हैं। ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, यानी कि वो क्या मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में कोलेस्ट्रॉल का एक रोल है। तो कोलेस्ट्रॉल आपके एनिमल सेल के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चल के जानते हैं कोलेस्ट्रॉल आखिर किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आपके पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड या फॉस्फोलिपिड लेयर में, और ये हेल्प करते हैं बाइलेयर्स फ्लूइड को बनाने में ताकि जो कंडीशन है मेम्ब्रेन की वो मेंटेन रहे। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके पास कई सारे लिपिड बाइलेयर की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये एक्ट करते हैं बाई डायरेक्शनल रेगुलेटर ऑफ मेम्ब्रेन
फ्लूइडिटी। अब क्यों बाई डायरेक्शनल ये करते हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसलिए कि ये बाई डायरेक्शनल रेगुलेशन क्यों करते हैं, तो इनके पास अगर ये हाई टेम्परेचर पे है तो स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन का मेंटेन करके रखते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट पे भी। और यही अगर कोलेस्ट्रॉल का जो टेम्परेचर है वो, या फिर कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लो टेम्परेचर पे है, तो ये फॉस्फोलिपिड को मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार का क्लस्टिंग ना हो, शिफ्टिंग ना हो, और ये हाइड्रोकार्बन चेन्स को मेंटेन करके रखता है ताकि क्रिस्टलाइजेशन वगैरह को प्रिवेंट कर सके। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके फॉस्फोलिपिड को भी होल्ड करके रखता है, और उसके क्या मेन कारण है होल्ड करने के, ताकि वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो, अनवांटेड सब्सटेंस वहाँ पे देखने को ना मिले, टाइटली हो और रिस्ट्रिक्टेड हो मूवमेंट और अक्रॉस पूरे मेम्ब्रेन में, इस तरीके की दिक्कत परेशानियाँ ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोल्ड रीजन में होगा आपका कोलेस्ट्रॉल तब क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर हॉट रीजन में है तब क्या इम्पैक्ट होगा। कोल्ड रीजन की बात करते हैं तो ये जो होता है इनमें रिजिडिटी देखने को मिलती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है मेम्ब्रेन में भी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड इनमें कन्फर्मेशन आपका जो देखने को मिलता है वो सिस कन्फर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये बात हुई कोल्ड रीजन की। अगर हम हॉट रीजन में बात करते हैं या टेम्परेचर हाई है तब क्या होता है, तब जो मेम्ब्रेन होती है आपकी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये टू फ्लेक्सिबल हो जाती है, और उनमें फ्लूइडिटी काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। ये कोई भी शेप को होल्ड करके नहीं रखती है, और इनमें जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाती है, और इनके पास लॉन्ग चेन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनका कन्फर्मेशन जो होता है वो ट्रांस कन्फर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ी सी बात कर ली है, बट थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो ये जो फैटी एसिड होती हैं ये फॉस्फोलिपिड टेल्स होते हैं, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ये सिंगल बॉन्ड्स की बनी होती है, और आपका जो कह सकते हैं ये जो चेन होती है स्ट्रेट होती है और इजिली टाइट होती है। बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन की बात करते हैं तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो ये जो होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड आपके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ये डबल बॉन्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये कार्बन बॉन्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। साथ ही साथ ये जो कार्बन बॉन्ड हैं आपके पास या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास जो कार्बन बॉन्ड है ये आपके किंक को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होने से बचाता है, ताकि जो चेन बनी है या जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की वो आपकी मेंटेन रहे, और हार्ड करता है कि अगर कोल्ड रीजन हो तो उसमें भी आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई फर्क ना पड़े। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है, रोल यही इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए उसका स्ट्रक्चर का प्रॉपर रहना जरूरी है, ताकि अगर कोल्ड रीजन भी आए या फिर फ्रीज तो कह सकते हैं फ्रीज रीजन भी हो तो भी वो जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो आपकी मेंटेन रहे। तो हम फॉस्फोलिपिड के बारे में और कई सारी चीज़ों के बारे में हमने कवर किया, और नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिपिड ड्राफ्ट के बारे में, और लिपिड ड्राफ्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू सो मच।